हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो आज हम करेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ ए बल्क मैटर का पार्ट नंबर 3 हाइड्रोडायनामिक्स। पार्ट नंबर 2 जो हम हाइड्रोस्टैटिक्स वो है हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में कर चुके। आज हम करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स का क्या मतलब क्या होता है? फ्लूइड्स इन मोशन, मतलब जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो मोशन में किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फ्लूइड्स इन मोशन। प्रीवियस था हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स यानी फ्लूइड्स इन रेस्ट। अब आता है फ्लूइड्स इन मोशन। अब फ्लूइड्स इन मोशन में हाइड्रोडायनामिक्स में सबसे फर्स्ट टर्म आती है विस्कोसिटी। पहले हम देखेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी, जैसे लिक्विड हमारा रेस्ट में था तो उस रेस्ट में, जब लिक्विड रेस्ट में था तो उसमें एक टर्म आई थी सरफेस टेंशन, जो कि क्या थी? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट ए रेस्ट। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कब थी? जब हमारा लिक्विड रेस्ट पे था। अब टर्म आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कब यूज होगी ये टर्म? ये प्रॉपर्टी कब होती है? जब हमारा लिक्विड क्या हो? मोशन में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होगी जब हमारा लिक्विड मोशन में हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, ये देखो, जैसे मान लिया विस्कोसिटी क्या होती है, जैसे ये लेयर्स है हमारी लिक्विड की। ठीक है, ये लेयर्स है। जैसे हमने सॉलिड्स में माना था ना कि सॉलिड्स में क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट चल रही थी। ठीक है, तो उसके ऊपर मान लिया उसकी रफ अगर सरफेस है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन जो है फोर्स एक्ट कर रहा था। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा था, इसका मतलब वो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा था। अब यहाँ पे भी लिक्विड में भी हम ऐसे ही मानेंगे कि लिक्विड्स की लेयर होंगी कुछ, जैसे ये लेयर्स मान ली हमने। तो अगर एक लेयर जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एक विस्कस, इसका एक ऑपोजिट फोर्स हो गया, यानी इस लेयर को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, तो ये लेयर जो है मान लिया मूव करे तो इस लेयर के ऊपर है, इनके बीच में क्या है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन है यानी इस लेयर को ये क्या करेगा? अपोज करेगा, आगे बढ़ने से रोकेगा। इसका मतलब ये लेयर सिर्फ करेगी। तो इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में इसका क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। और ये लेयर इस डायरेक्शन में, क्योंकि अब ये लेयर मान लिया इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर दिया। फ्रिक्शन फोर्स इसको जब ये पीछे कर खींचेगी, देखो आगे जब लेयर चलती जाएगी तब इस लेयर को दिखाई देगी ये मेरे साथ, मतलब इसके साथ नहीं आ रही, तो ये क्या करेगी? इसको ड्रैग करेगी अपनी इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इधर भी क्या होगा? एक ड्रैगिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो कि ये ऊपर वाली लेयर इसके ऊपर लगाएगी। ये लेयर इसके ऊपर भी लगा रही है क्योंकि ये इसके रिलेटिव मोशन में है, चलती जाएगी तो ये एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी इसके ऊपर। जब इसको दिखाई देगा कि लेयर इसके साथ में कोई लेयर नहीं, तो ये क्या करेगी? इससे दूसरी लेयर को क्या कर लेगी? ड्रैग कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक, इसका मतलब इनके बीच में क्या है? एक रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब इस लिक्विड में जो ये जो प्रॉपर्टी आती है कि एक लेयर जो है दूसरी लेयर को क्या करती है? अपोज करती है। तो यही इनके बीच में, इसका मतलब क्या है? लेयर्स के बीच में क्या है? फोर्स है। ठीक है, इन लेयर के बीच में फोर्स है और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। ठीक है, इसका मतलब जब हमारे फ्लूइड मूव करते हैं ना लेयर में, तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, इनका मतलब तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अलग अलग वेलोसिटी के साथ चलेंगे तो उनकी रिलेटिव जो वेलोसिटी है एक टाइप से डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है कि एक जो ऊपर वाली लेयर है दूसरी वाली लेयर पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो जो ये होता है रेजिस्टेंस, जो रियल में विस्कोसिटी, और जो इन लेयर्स के बीच में क्या आया कि एक टाइप से रेजिस्टेंस ही करेंगे, एक लेयर दूसरी लेयर की मोशन को, ठीक है, रजिस्ट करेंगी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या आया? एक टाइप से विस्कस फोर्स आया। ठीक है, लेयर्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन, ये जो विस्कस फोर्स आया था, यही एक टाइप से क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये लेयर्स के बीच में क्या कर रहा है? उनको अपोज कर रहा है। तो दिस फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? जो ये फ्रिक्शन होगा, दिस फ्रिक्शन अमंग, और ये फ्रिक्शन किन के बीच में होगा? अमंग हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स। देखो ये हॉरिजॉन्टल ही है, हॉरिजॉन्टल फ्लूइड लेयर्स, फ्लूइड लेयर्स। ठीक है, तो ये होगी। तो ये जो फ्रिक्शन होता है यही एक टाइप से क्या होता है? इनके बीच में, लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स होता है। ठीक है, तो देखो इसका एक एग्जांपल लेके बताते हैं कि जो विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स, और इसमें एक और टर्म आती है, वो होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो वो क्या होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट? देखो मान लिया ये हमारे लिक्विड्स की लेयर है, ये मान लिया हमारी बॉटम पर लेयर है, बिल्कुल रिवर के बॉटम पर, और ये हमने मान लिया कि रिवर के सरफेस पर है। ठीक है,
ये आ गया हमारा लीवर सरफेस एंड ये आ गया हमारा बॉटम। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मान लिया लेयर्स में एक लेयर जो है ये लिक्विड की लेयर, ये क्या करेगी, इस दूसरी लेयर को क्या करेगी, ओपोज करेगी, यानी इस डायरेक्शन में कुछ फ्रिक्शन लगाएगी, यानी इसके रिलेटिव मोशन को ओपोज करेगी इसको। इसका मतलब अगर ये यहाँ पर है ये, तो अगर ये इसको रिलेटिव मतलब इसको ओपोज करेगी तो इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे होगी। अब ये जो है इसको ओपोज करेगी तो इसकी कुछ पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि ये इनके आपस में जो रिलेटिव मोशन है उनको ओपोज कर रही है। ये लेयर इसको कर रही है तो ये यहाँ पे हो जाएगी, ये लेयर इस पे कर रही है तो यहाँ पे, और ये लास्ट बॉटम मान लिया हमने, यहाँ पे हमने मान लिया कि जो लिक्विड की स्पीड है वो 0 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है जो इसकी लेयर की स्पीड, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 1 मान लेते हैं और ये 0 आ गया। ठीक है, इनके बीच में सेम डिफरेंस ले लेते हैं, ये आ गया। तो देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, ये हमने बॉटम पे इसकी स्पीड 0 मान ली। ठीक है, और यहाँ पे मान ली इसकी, यहाँ पे 6 मान लेते हैं। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड ये मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है ये विस्कोसिटी में, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी में लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय किसके इक्वल होगा, हाइट के, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये कैसे आया, चेंज इन वेलोसिटी बाय हाइट। देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है वेलोसिटी में, यहाँ पे लेयर्स की वेलोसिटी क्या थी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट लेयर में हमारी जो है इसके रिलेटिव मोशन के कारण, क्योंकि ये है इसने जो है इस लेयर के ऊपर क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स अपोज किया इसको, इसकी रिलेटिव मोशन को क्या किया, अपोज किया, यानी यहाँ से 6 से 5 होगी इसकी। तो चेंज आ रही है ना वेलोसिटी में कि इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज, और एक टाइम पे बॉटम पे आके 0 होगी। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट वाली लेयर की जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ वो चले वो 0। एक टाइप से हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विड हमारा रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय हाइट, चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी हो रही, देखो 5 से 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, अगर यहाँ पे एक और लेयर होती तो 2 और 1 और ये आ जाती। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो रही है, 1 में चेंज आ रहा है, और मान लिया कि हर एक लेयर्स के बीच में हमने हाइट 2 mm मान ली। ठीक है, 2 हाइट मान ली इनके दो सब के बीच में, हर एक लेयर के बीच में 2 हाइट, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय हाइट कितनी आ गई, 2। ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, 0.5 अगर करेंगे तो। अगर हमारी देखो हर एक पॉइंट पे जो लेयर्स होती हैं, हर एक पॉइंट पे हर बार जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट कई बार तो यूनिफॉर्म हो जाता है, लेकिन कई बार अनयूनिफॉर्म भी, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। तो उसके लिए व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है यूनिफॉर्म, व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो क्या होगा, डेल वी बाय डेल जेड, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन हाइट। ये कब होगा, अगर हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट कब हो, यूनिफॉर्म में हो, यानी हम ऐसे कह सकते कि एक सेम वेलोसिटी के साथ उनमें चेंज आ रहा हो और उतने ही उनमें हर एक लेयर्स के बीच में कितनी हाइट हो, सेम हाइट हो। तो वो कब होगी, जब यूनिफॉर्म होगा। अगर हमारा लिक्विड यूनिफॉर्म नहीं है, यानी स्मॉल थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है, व्हेन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इन स्मॉल चेंज, अगर थोड़ा सा भी स्मॉल चेंज आ रहा है तो स्मॉल चेंज के लिए हम डेल को किस में चेंज कर देते हैं, डीवी में। तो यहाँ से डीवी बाय डी जेड आ जाएगा, क्योंकि डेल वी बाय डेल जेड क्या था, जब हमारी लेयर्स के बीच में कोई चेंज नहीं आ रहा था, जब हमारी लेयर्स के बीच में हाइट और जो वेलोसिटी चेंज था वो अगर सेम था, तब हमारा क्या था, बिल्कुल यूनिफॉर्म, यानी डेल वी बाय डेल जेड। और व्हेन जब हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट पे स्मॉल चेंज भी आ जाता है, बिल्कुल स्मॉल चेंज, तो हम क्या कर देते हैं, डेल को डी में चेंज कर देंगे, तो डी वी बाय डी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कई बार कई क्वेश्चंस में ऐसे आता है कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है, ठीक है, अगर मान लिया कि इस लेयर्स के बीच में, इन लेयर्स के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है, ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि क्या इसमें विस्कस फोर्स होगा लेयर्स के बीच में। ठीक है, तो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जो वेलोसिटी अगर ग्रेडियंट 0 हो
तो क्या विस्कस फोर्स इसमें कुछ होगा? तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो हमेशा क्या करता है, विस्कस फोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर जो हमारा विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। अगर हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू 0 आती है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं, अगर लास्ट वाली लेयर के लिए अगर देखें, लास्ट वाली लेयर में विस्कस फोर्स होगा ही नहीं, बिकॉज ये क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर विस्कस फोर्स हमें चाहिए लेयर्स के बीच में, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, मस्ट है। ठीक है, तो होना चाहिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज मस्ट फॉर विस्कस फोर्स, मस्ट फॉर विस्कस फोर्स। ठीक है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन थी कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू 0 है तो लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स नहीं होगा। ठीक है, विस्कस फोर्स का मतलब यही है कि एक टाइप से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्रिक्शन का काम कर रही है। जैसे हमारी ये लिक्विड था, जैसे हमने सॉलिड में माना था कि मान लिया कि अगर मान लिया ये बॉक्स था, ठीक है, ये एक सरफेस के ऊपर, रफ सरफेस के ऊपर था, तो वो सरफेस इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसकी मोशन को अपोज करवाने के लिए। लेकिन सेम यहीं पे है लिक्विड में, यहाँ पे बस क्या आ गई, सॉलिड की जगह पे लेयर्स आ गई। तो लेयर्स के बीच में भी तो फ्रिक्शन हो सकता है। तो एक लेयर है दूसरी लेयर के ऊपर क्या करेगी, एक फ्रिक्शन एक्ट करेगी, उसको आगे बढ़ने से रोकेगी। इसका मतलब वो फ्रिक्शन हुआ, और वही क्या होता है, एक टाइप से उनके बीच में विस्कस फोर्स होता है। ठीक है, तो ये होती है विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी मतलब होती है गाढ़ा, एक टाइप से गाढ़ा, या एक तो हम ऑयल ले या फिर लिक्विड ले, ऑयल्स या वाटर ले, तो उनमें से ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी, ऑयल्स की। और अगर ऑयल्स ले या फिर हनी ले, तो उनमें से ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी, हनी की। ठीक है, विस्कोसिटी का मतलब क्या होती है, विस्कस लिक्विड हम किसे कहेंगे, व्हेन डज नॉट फ्लो इजीली। ठीक है, तो विस्कोसिटी जिसकी कम होती है वो लिक्विड ज्यादा फास्टली मूव करता है एज कंपेयर टू मोस्ट विस्कस। ठीक है, तो ये होती है विस्कोसिटी। तो जब हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा तो उसमें भी एक टर्म आई थी, सॉलिड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन कितने टाइप का हुआ था, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन था, जब एफ लिमिटिंग हम निकाल रहे थे तो। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक आया था काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कब था, जब जो बॉडी है वो मोशन में थी, तब जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था। अब सेम इसी में जो है लिक्विड फ्रिक्शन आता है। ठीक है, लिक्विड फ्रिक्शन देखो, ये विस्कस फोर्स से ही रिलेटेड है, विस्कस फोर्स। देखो, मान लिया ये हमने लेयर मान ली लिक्विड्स की, ये लेयर्स है मान लिया लिक्विड्स की, और ये लास्ट वाली इसकी बॉटम है। तो यहाँ से इसकी मान लिया ये इतनी हाइट मान लिया z। ठीक है, यहाँ पे अगर स्पीड यानी वेलोसिटी अगर v है, तो यहाँ पे v प्लस डी वी, क्योंकि आगे बढ़ती बढ़ती क्या होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि विस्कस फोर्स घटता जा रहा है, विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। देखो, ये जो है सबसे ज्यादा इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाएगी, थोड़ा सा ऊपर हुआ विस्कस फोर्स कम हुआ, तो ये इससे ज्यादा, यहाँ पे एक टाइप से 0 मान लो, इससे ज्यादा चलने लगी, फिर विस्कस फोर्स और बढ़ा यहाँ पे, और तेज चलने लगी, या लास्ट में या यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये आ गया, यानी इनकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ये मान। ठीक है, तो देखो, जो विस्कस फोर्स होता है, वो विस्कस फोर्स हमारे दो लेयर्स के बीच में ही होता है। विस्कस फोर्स अमंग टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, अमंग टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। अब देखो, जो लिक्विड फ्रिक्शन हमने माना था वो कैसे डिफाइन करेंगे। जो हमारा विस्कस फोर्स है, यानी इन लेयर के बीच में, देखो वो पहला डिपेंड किस पे कर रहा है कि dv बाई डी जेड हमारा क्या था, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था कि चेंज इन वेलोसिटी बाय हाइट, यानी उस वेलोसिटी में कितना, उन लेयर्स की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और कितना उसकी हाइट में चेंज आ रहा है, वो हमारी क्या थी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक तो विस्कस फोर्स किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, dv बाय डी जेड, और dv बाय डी जेड हमारा क्या था,
वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी बाय हाइट, यानी इन लेयर के बीच में कितनी वेलोसिटी में चेंज आई और कितनी हाइट पर है ये लेयर। ठीक है, तो विस्कस फोर्स फर्स्ट डिपेंड करेगा इस पे। सेकंड डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इन लेयर्स के बीच में कितना एरिया है, कितना एरिया में डिफरेंस आया कि ये लेयर है इस लेयर से कितने एरिया दूर है। ठीक है, कितनी दूर है, तो ये सेकंड डिपेंड करेगी एरिया पर। तो विस्कस फोर्स फर्स्ट डिपेंड किया डीवी बाई डी जेड यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड सेकंड किया एरिया पर। तो यहां से जो विस्कस फोर्स आया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एक तो एरिया के, एक तो एरिया पे, और एक दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, डीवी बाई डी जेड। तो एफ वी यहां से क्या आया, इज इक्वल टू माइनस का ईटा ए डीवी बाई डी जेड। ठीक है, यहां से ईटा क्या है, is the coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, ये विस्कोस फोर्स था ना, तो ये नीटा यानी ये ईटा क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो ये विस्कस फोर्स आ गया ये क्या आया, यहां से नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि देखो हमेशा फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, जिस मोशन में लेयर मूव कर रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है, चाहे हम लिक्विड में माने चाहे हम सॉलिड्स में माने। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऑलवेज अपोज करता है हमारे रिलेटिव मोशन को लेयर्स के बीच में। तो यहाँ से नेगेटिव साइन इसीलिए आया क्योंकि जो विस्कस फोर्स है वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ये नीटा है, ईटा है ये, तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्योंकि यहाँ से जो विस्कस फोर्स है, जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये ईटा है। तो नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। तो ईटा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब ये जो ईटा है डिपेंड किस किस पर करता है, एक तो लिक्विड्स पर। ठीक है, कि लिक्विड किस टाइप का है। ठीक है, अगर मान लिया हमने ऑयल ले लिया, ठीक है, या फिर हनी ले लिया, तो हमारे लिक्विड पे डिपेंड किया ना कि हमने लिक्विड किस टाइप का लिया। अगर हम ऑयल लें तो वहां पे ईटा की वैल्यू, अगर हम ऑयल और ये लें हनी लें तो उनमें ईटा की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में होगी, हनी में। ठीक है, तो लिक्विड पे डिपेंड करता है, लिक्विड डिपेंड, और दूसरा करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मान लिया लेयर्स के बीच में ज्यादा वो, ठीक है, लेयर्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस हो तो एक टाइप से वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा, तो ये आएगा, दूसरा आया टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आया ईटा। और इसके जो डायमेंशंस होते हैं, जो यूनिट होती है ईटा की, वो क्या होती है, यूनिट ऑफ ईटा इज फोर्स पर यूनिट एरिया होता है एक टाइप से ईटा। तो फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन, यहाँ पे एक सेकंड इनवर्स भी आ जाएगा, ये होती है ईटा की, तो न्यूटन ये आ जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक इसमें ईटा की एक सीजीएस यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, सीजीएस यूनिट ईटा की वो होती है डाइन, क्योंकि न्यूटन का जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन होती है, डाइन सेकंड और सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ये होती है वन पोइज। ठीक है, वन पोइज, इसकी जो एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे न्यूमेरिकल में पूछी जाती है कि पोइज, क्योंकि इसकी यही जो है पॉपुलर यूनिट है ईटा की, वन पोइज। ठीक है, वन पोइज किसके इक्वल आता है, 10⁻⁻⁻1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही यही जो है हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, यही वैल्यू, वन पोइज इज इक्वल टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होता है, 10 पोइज की। ठीक है, तो यहाँ से कितना क्या आया कि 1 न्यूटन जो मीटर स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया, 10 पोइज के। और अगर इसके डायमेंशंस देखे ईटा के, तो फोर्स पर यूनिट एरिया और टाइम है, तो फोर्स का होता है m1 L1 T-2, एरिया का होता है L² एंड T। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो m1 L-1 एंड ये आ जाएगा T-1। ठीक है, ये आ जाएगा, सेकंड इनवर्स होता है ना, T इनवर्स आएगा, क्योंकि सेकंड इनवर्स है, देखो यहाँ पर सेकंड इनवर्स है तो T इनवर्स आएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो T-1 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थे ईटा के डायमेंशंस। तो ईटा क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, विस्कस फोर्स है, इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एरिया पे। उनका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने ईटा लगाया। ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसका नेगेटिव साइन हमने क्यों लिया, क्योंकि वो एक फ्रिक्शन का कार्य कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना वहाँ पे। और फ्रिक्शन हमारा क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है कि जो ईटा होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो हमने लिक्विड कैसा लिया और एक टेम्परेचर पर। ठीक है, हमारे टेम्परेचर में लिक्विड अलग, जब हम टेम्परेचर लिक्विड लेते हैं तो टेम्परेचर डिपेंड करता है ना, हमारे लिक्विड टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे, तो ये ईटा है ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर होती है। सीजीएस यूनिट है इसकी, वो पॉपुलर यूनिट होती है पोइज। ठीक है, तो डाइन जो 1 पोइज होता है वो 10⁻⁻1 न्यूटन होता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 1 न्यूटन है वो 10 पोइज के इक्वल होता है। 1 न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पोइज। ठीक है, तो अगर इसके डायमेंशंस देखें तो mL1t-2 और एरिया का होता है L स्क्वायर टी इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इनवर्स है तो टी इनवर्स, तो ये आ जाएगा इसके डायमेंशंस। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला आया था एफ वी इज इक्वल टू माइनस का एन ए डी वी बाई डी जेड, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो ये न्यूमेरिकल है कि एक सर्कुलर प्लेट है ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वो एक ऑयल है, लेयर्स है ऑयल्स की इस टाइप से उस पे रखी है। ठीक है, ये ऑयल्स की लेयर है। ठीक है, इनके ऊपर जो है सर्कुलर प्लेट रखी है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। हम ये कुछ इस टाइप से सर्कुलर प्लेट मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारी मान लिया प्लेट जैसी मान ली। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी मान ली हमने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन है ऑफ ए लेयर ऑफ 2 mm थिक, यानी इन लेयर की जो थिकनेस है वो कितनी है 2 mm। ठीक है, वुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा वो कितना गिवन है 15.5 डाइन। देखो ईटा की जो ये है पॉपुलर यूनिट है ईटा की 15 डाइन सेंटीमीटर सेकंड सेंटीमीटर सेकंड। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हॉरिजॉन्टल कितना फोर्स हम लगाएं कि जो हमारी प्लेट है वो मूव करे, कितने स्पीड के साथ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। ये पूछा है कि हम कितना फोर्स लगाए कि हमारी जो प्लेट है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव करे। और हमें क्या ऑल्सो कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन रेट एंड शेयरिंग स्ट्रेस, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि एक टाइप से एक सर्कुलर है, तो ये सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। यहां से हमारी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई कितना आ गया 22/7 और आर स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया। ठीक है, हमारी जो थिकनेस है वो, यानी हम उसको डी जेड लिखते हैं, डीवी बाई डी जेड लिखते हैं, तो थिकनेस हमारी कितनी है 2 mm। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया डी जेड यानी हमारी थिकनेस। और हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, जो प्लेट की है जो कितनी हो जानी चाहिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ईटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 15.5 डाइन सेंटीमीटर। ये हमारी ईटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स हमें चाहिए कि हमारी प्लेट है इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड वो मूव करे। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का ईटा डी ए इंटू डी वी बाय डी जेड। डी वी बाय डी जेड क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये था। ठीक है, तो ये क्या आया, तो ईटा की वैल्यू क्या गिवन है 15.5, एरिया कितना आया था 550/7 और डीवी हमारी कितनी है, यह है ना 5। ठीक है, और डी जेड हमारा 0.2 था।
जब इसको हमने सोल्व किया तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 30,446.49। ठीक है, और जब हमने इसको आगे सोल्व किया तो यार 3.04 इंटू 10⁴ डाइन, ये आ गया हमारा फोर्स। कि हमें उस फोर्स को इतना, उस प्लेट को इतना फोर्स देना पड़ेगा कि वो इन जो है लेयर्स पे, ये लेयर्स किसकी थी, ऑयल्स की, इन ऑयल्स लेयर पर इतने सेंटीमीटर सेकंड पर मूव करे, ये फोर्स हमें देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, स्ट्रेन रेट एंड शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेन रेट क्या होता है, स्ट्रेन रेट एक टाइप से क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गया dv बाई dz, dz एक टाइप से थिकनेस ही है। ठीक है, dv बाई dx, तो dv बाई dx, dv कितना था 5 और dv कितना था 0.2। ठीक है, तो स्ट्रेन रेट यहाँ पे क्या है, एक टाइप से वेलोसिटी ग्रेडियंट ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेन रेट क्या होगा, dv बाई dx, जब हमने इसको सोल्व किया तो 25 सेकेंड इनवर्स आया। ठीक है, और शेयरिंग स्ट्रेस क्या आएगा, शेयरिंग स्ट्रेस वो किसके इक्वल हो जाएगा, नीटा इंटू ईटा इंटू स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ईटा होता है वो शेयरिंग स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन रेट होता है, शेयरिंग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट होता है। जब ईटा निकाला तो जो शेयरिंग स्ट्रेस है किसके इक्वल आया, ईटा इंटू स्ट्रेन रेट की। ठीक है, तो ये ईटा की वैल्यू यहाँ से कितनी थी, 15.5। ठीक है, इंटू में क्या आया था, स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट की वैल्यू आई थी 25। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 387.5 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन, सेंटीमीटर माइनस 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा शेयरिंग स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन रेट। तो ईटा जो होता है शेयरिंग स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेट होता है, तो स्ट्रेन जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ईटा इंटू स्ट्रेन रेट। तो यहाँ से ये आ गया स्ट्रेन रेट एंड शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो इस जो ये फॉर्मूला था इसके बेस पे न्यूमेरिकल था। देखो इसके बाद इसमें एक छोटा सा है, आता है पॉइजली फॉर्मूला। पॉइजली फॉर्मूला क्या था कि जो पॉइजली था उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने जो है हॉरिजॉन्टल जो हमारे लिक्विड है उसके अंदर एक, जब हमने कैपिलरी ट्यूब को पहले हमने वर्टिकली रखा था, है ना, कि हमने देखा कि कैपिलरी उस ट्यूब के अंदर कैपिलरी रिएक्शन हो रही थी। फिर उसने जो पॉइजली था उसने क्या किया कि उसने स्टडी करने के लिए कि अगर हम इसके अंदर, अगर हॉरिजॉन्टल लेयर है, अगर उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डाल दे हॉरिजॉन्टली, यानी हम एक टाइप से ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमने ये ट्यूब हमने हॉरिजॉन्टली डाल दी कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, सरफेस टेंशन वाले उसमें हमने क्या किया था, वर्टिकली डाली थी हमने। तो अब हमने इसमें क्या डाल दी, हॉरिजॉन्टली कैपिलरी ट्यूब डाल दी। फिर पॉइजली ने क्या स्टडी किया कि जब हमने उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डाली हॉरिजॉन्टली, तो उसने क्या देखा कि जो लिक्विड फ्लोइंग है ना पर सेकंड, 1 सेकंड में जो लिक्विड फ्लो रहा है ना कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वो किसके, जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, ठीक है, वो वॉल्यूम जो है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। एक तो डायरेक्टली एज द प्रेशर डिफरेंस, एक तो पी पर डिफरेंस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, और एक जो है फर्स्ट पॉइंट ये आया था कि जो हमारी वॉल्यूम थी जब हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थी किसके ऊपर, प्रेशर पर। फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, 4th पावर ऑफ रेडियस ऑफ द ट्यूब, यानी जो ये ट्यूब है इसकी 4th पावर, जो रेडियस की 4th पावर है, जो ट्यूब की रेडियस है ना उसकी 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। एक थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि जितनी कम लेंथ होगी ट्यूब की उतना जो है हमारी इस कैपिलरी के अंदर उतना लिक्विड की वॉल्यूम मतलब फ्लो करेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के जो ईटा थी।
ठीक है। जब इन सब फैक्टर को कंबाइन करके, ये 4 फैक्टर आए थे, पॉइजली ने जब लिक्विड के अंदर एक हॉरिजॉन्टली ट्यूब रखी, कौन सी ट्यूब? कैपिलरी ट्यूब। हमने सरफेस टेंशन की टर्म में हमने वर्टिकली रखा था। इसने क्या किया पॉइजली ने कि कुछ ये करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, ठीक है, कि जब हम हॉरिजॉन्टली रखेंगे ट्यूब को, तब कैसे जो है लिक्विड की वॉल्यूम कैसे चेंज होगी। तो उसने क्या कंक्लूड किया कि जो V है, एक तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, ठीक है। V जो है वॉल्यूम इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया कि जो ट्यूब की रेडियस उसकी 4th पावर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया लेंथ ऑफ द ट्यूब के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया ईटा ऑफ द लिक्विड के। ये 4 फैक्टर आए। इन चारों फैक्टर को ऐड करके क्या मिला? P देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर के, एंड 4th पावर ऑफ द रेडियस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ईटा इंटू एल के। ये 4 फैक्टर को जोड़ा तो ये आया, ठीक है। तो यहां से जो V आया, V इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के उसने क्या लिया? π/8। कोई ये कांस्टेंट लिया P, R की 4th पावर ऑफ द रेडियस, एंड ईटा इंटू एल, ठीक है। तो ये आया था पॉइजली फॉर्मूला, ठीक है। उसने क्या किया था? लिक्विड के अंदर कैपिलरी ट्यूब को डाला, तो उसने जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है कुछ इसी तरीके से चेंज होती दिखाई दी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है प्रेशर पर, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 4th पावर ऑफ द रेडियस, and inversely proportional to the length of the tube, and inversely proportional to the net of the liquid, eta of the liquid। तो जो भी आया इन चारों फैक्टर को कंबाइन करके ये आया, और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के उसने यहाँ पे क्या लिया? π/8, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पॉइजली इक्वेशन। V इज इक्वल टू π/8 P 4th पावर ऑफ रेडियस ईटा इंटू एल। दिस इज द पॉइजली इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं? पॉइजली इक्वेशन, ठीक है। तो उसने यही किया था कि उस लिक्विड के अंदर उसने कैपिलरी ट्यूब को कैसे रखा था? हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये आ गया पॉइजली फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ इसका क्या हो जाएगा? सिर्फ सिंपल फॉर्मूला याद रख लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस ये ऐसे हो गया कि इसका जो फॉर्मूले के बेस पे कई बार न्यूमेरिकल हो जाते हैं कि जो पॉइजली फॉर्मूला है कि जो उसमें वॉल्यूम है उसकी वो बताओ कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए, तो इसका जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्टोक्स लॉ एंड उसके बेस पे न्यूमेरिकल एंड टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।